दिस इज शिवम सिंह एंड वेलकम टू ऑल इन मैथ्स मंथन। तो यार ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और इसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो 4th यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसको पढ़ेंगे। क्योंकि आपके पांचों यूनिट में से यूनिट 3 और यूनिट 4 और 5 ये काफ़ी इजी हैं, इन्हें जल्दी जल्दी आप ग्रैब भी कर सकते हैं और पूरा इसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी आसान है, काफ़ी छोटे छोटे हैं, कुछ गिने चुने टर्म्स हैं, बस उन्हीं को आपको करने हैं और आपका पूरा हो जाएगा। तो हम फिर शुरू करते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कैलकुलस में, सारी चीज़ें हमारी कैलकुलस में जो भी हम कैलकुलस में पढ़ते थे वो सब कुछ रियल नंबर के बारे में पढ़ते थे, और अब हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलस पढ़ना है। तो थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि क्या कैसे कैसे है। तो यार जैसे हमारे पास रियल नंबर होता है 1 2 3, वैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 3 + 4i। यहाँ एक अपना एक नंबर है 1 2 3, वैसे ही 3 + 4i अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें मतलब अगर मुझे कोई एक नंबर बताना हो कि हाँ आप कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, मैं बोलूँगा उनसे कि 3 + 4i, या मैं बोल सकता हूँ 3, तो 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, मतलब कि 3 + 0i, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम जैसे रियल में हमारे नंबर हो गए, वैसे रियल में हमारे वेरिएबल होते थे एक्स वाई जेड, और वो रियल वैल्यूज को ऑब्टेन करते थे। मतलब कि हम देखते थे कि एक्स की वैल्यू कभी हमारी -1 आती थी, एक्स की वैल्यू 2 आती थी, एक्स की वैल्यू 3 आती थी। तो जितने भी मतलब अपने रियल वेरिएबल होते थे वो रियल वैल्यू को ऑब्टेन करते थे। और अपना जो फंक्शन होता था, रियल फंक्शन जो होता था वह रियल वेरिएबल से ही बनता था। जैसे हम लिखते थे कि f(x) = x², f(y) = y³ - 3। तो ये सब क्या होता था कि जितने भी अपने रियल फंक्शन होते थे वो रियल वेरिएबल से ही बनते थे, या हम कह सकते थे कि वो रियल वेरिएबल को ऑब्टेन करते थे। वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जैसे उसको हम जेड के फॉर्म में लिखते हैं x + iy। जैसे अब मान लीजिए अपने पास एक नंबर है x, अपने पास कोई एक नंबर है x, अब इसमें हम 1 भी डाल सकते हैं या x की वैल्यू हम 2 भी लिख सकते हैं। जैसा ही हम अपना इक्वेशन जैसा x का रिजल्ट दे, उसी तरह अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, जैसे अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ इसी फॉर्म में होगा 3 + 4i या 3 + 5i। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए हम देख रहे हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट भी बदल सकता है, उसका क्या कहते हैं रियल पार्ट भी बदल रहा है, उसका रियल पार्ट बदल रहा है, उसका इमेजिनरी पार्ट बदल रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना है तो हम ऐसे लिखेंगे x + iy। जहाँ x बदलेगा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बदल जाएगा, y बदलेगा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बदल जाएगा। आप आगे चलेंगे तो थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ विशेष नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया। वैसे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे ये जो अपना रियल फंक्शन होता था वो रियल वैल्यू को ऑब्टेन करता था, वैसे ही यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को ही ऑब्टेन करेगा, और वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्टेन करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम उसको इस फॉर्म में लिख दें z = x + iy, या तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दें z = r + e⁻i²। जैसे मैं थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी बताऊं, तो मान लीजिए कि आपको किसी एक जट पॉइंट पे पहुंचना है जो कि है 3 + 4i। यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3, अब कुछ भी हो, 3 आपको चलना पड़ेगा x एक्सिस में और 4 चलना पड़ेगा आपको y में, तब तो आप जाके इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। या तो मैं कह दूं कि एक कोई आप इतना डिस्टेंस चल दीजिए, आप इतना डिस्टेंस चलिए एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, तब आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। यानी किसी भी हम एक नंबर को दिखाने के लिए अपना 2 फॉर्म लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। फिर जैसे रेक्टेंगुलर में तो हम z + x iy देख लेते हैं, वैसे ही अपना पोलर कोऑर्डिनेट में z = r × e⁻i²। जहाँ अपना जो r होता है लेंथ होता है, ये लेंथ होता है।
अब अगर हम थोड़ा सा इसको और देखें तो हम देख सकते हैं कि हम आर को लिख सकते हैं, जो अपना आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर अगर देखिए इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा अब यहाँ हम अगर देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना वाई बाई एक्स। तो बस यही चीज़ें हैं कि थीटा इजकल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, वही जो जब थीटा इधर छोड़ देंगे और tan इनवर्स इधर tan इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। और जो ये थीटा होता है इसी को हम आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अब ये जो मॉडुलस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास तो बस उसका मॉडुलस निकालने, मान लीजिए अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस हमें निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा और उनका रूट ले लूँगा, यही हो जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स मॉडुलस का, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो जाएगा। उसको हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो किसी भी मान लीजिए अपने पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका हमें निकालना है कॉन्जुगेट। तो इसका जो कॉन्जुगेट लिखा जाएगा जेड की पावर बार या जेड बार वो इक्वल टू होगा एक्स प्लस आई वाई के बार, क्योंकि जेड अपना है एक्स प्लस आई वाई। बस जिसके साथ ही इमेजिनरी जो नंबर है इसी का अगर इसका साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यही अगर मान लीजिए हमें लिखना है एक्स माइनस आई वाई का बार या इसका कॉन्जुगेट तो हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। बस जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन होता है बस हमें उसे बदल देना होता है। इसकी 2-3 प्रॉपर्टी भी होती है जो कि कुछ खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, और कहीं अगर मैं यूज आएगा क्वेश्चन में तब बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन करने से पहले कुछ हमें फार्मूलाज भी इसके रेडी रखने पड़ेंगे कि हाँ इन फार्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जगह नहीं लगता है लेकिन कभी कभार होता है कि मतलब किसी क्वेश्चनों में आ जाता है। जैसे आप e टू दी पावर आई एक्स को लिख सकते हैं cos x प्लस आई साइन एक्स, e टू दी पावर माइनस आई एक्स को लिख सकते हैं cos x माइनस आई साइन एक्स। यह यूलर फार्मूला है, यूलर ने इसे दिया था। वैसे ही आप cos x को लिख सकते हैं हाफ इंटू ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वो इन्हीं दोनों फार्मूले से बनता है। जैसे अगर आप इन दोनों फार्मूलों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में और ये 2 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाए, मतलब e की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा, और इन्हीं से आप cos x और sin x मतलब एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को हटा के आप निकाल सकते हैं। वैसे cos हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यही यूनिट 1 में भी आप पढ़े होंगे अगर आपको ध्यान होगा तो। और sin हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। उसी तरह साइन हाइपरबोलिक आई एक्स होता है आई साइन एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक आई एक्स होता है कॉस एक्स। आप इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ आई बाहर आ जाता है और एक मतलब आई को इसमें से ख़त्म हो जाता है, कह सकते हैं आप। कॉस आई थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। बस अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो आप tan को भी लिख सकते हैं कि tan हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू आई tan एक्स। तो आप इसके बारे में tan के बारे में या किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं अगर आपको साइन और कॉस के बारे में पता है। इतनी तो हुई बेसिक चीज़ कि हाँ आपको चैप्टर के अंदर जाने से पहले इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग ये मतलब 11th में भी पढ़े ही होंगे। हाँ ये फार्मूलाज नहीं पढ़े होंगे, मे भी पढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। अब अपना जो पहला टॉपिक आता है कि हमें पता करना होता है कि फंक्शन अपना एनालिटिक है कि नहीं। तो अ फंक्शन एफ जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज एनालिटिक इन ओपन सेट इफ़ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन दैट सेट। मतलब क्या कह रहा है कि अपना फंक्शन अगर मान लीजिए अपने पास कोई एक फंक्शन है एफ जेड अपना एक कब एनालिटिक होगा, जब यह जिस सेट में पूरा मतलब जिस सेट में पूछा जाए उस सेट के हर पॉइंट पे एक कॉन्टिन्यूस भी हो और एक डिफरेंशिएबल भी हो, तभी अपना पूरा जो फंक्शन है ये बोला जाएगा कि एनालिटिक है। यह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे निकालने के लिए हम निकालेंगे du बाई डी एक्स, du बाई डी वाई, dv बाई डी एक्स और dv बाई डी वाई निकालेंगे। और एक ये CR इक्वेशन होता है, इसको सेटिस्फाई करा देंगे। अगर सेटिस्फाई होता है तो हम बोलेंगे कि अपना जो फंक्शन है वो ओपन सेट में एनालिटिक है। आप यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं ओपन सेट क्यों बोल रहा हूँ,
तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपका जो फंक्शन है, जो जेड का फंक्शन है, वो किसी पॉइंट पे एनालिटिक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पे एनालिटिक है कि नहीं। या बोला जा सकता है कि एक सेट ऑफ पॉइंट में, मतलब जैसे मान लीजिए मैं पूछ लूँ कि 1 पे एनालिटिक है कि नहीं, या मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 से लेके 5 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे एनालिटिक है कि नहीं। तो दो चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हम ओपन सेट की बात करते हैं कि किसी भी ओपन सेट पे अपना फंक्शन एनालिटिक कब होगा, कैसे होगा, और इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको जानने से पहले और बता दूँ, जैसे मैं आपको बताया कि जेड अपना एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल से हम बनाएंगे अपना एक फंक्शन या ऑब्जेक्ट जो कि होगा जेड स्क्वायर प्लस 3z, कुछ भी हो सकता है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि जेड आपका वेरिएबल है और इन जेड से आप एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब अगर आपका फंक्शन जो है एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं बोला हूँ कि अगर कोई फंक्शन किसी ओपन सेट में एनालिटिक है तो वह ओपन सेट के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो डेरिवेटिव होगा क्या, तो एफ डैश जेड कुछ नहीं, जो उसका रियल पार्ट होगा आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, उसकी इमेजिनरी पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बस वही आपका एफ डैश जेड हो जाएगा। अब अपने पास एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज एनालिटिक एंड फाइंड इट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये जेड, जैसे ए एफ ऑफ जेड लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, हमें बताना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं। तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्या निकालेंगे, आप डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी यू बाई डी वाई निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वी बाई डी वाई निकालेंगे। अच्छा, ये u और v हैं क्या, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये होता है ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई की पावर एक्स, आई को आप इधर लिख से साइन वाई। इसमें से जो ये आई के साथ वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये है अपना इमेजिनरी पार्ट, और जो ये पूरा है ये अपना है रियल पार्ट। इस रियल पार्ट को हम बोलते हैं u और इमेजिनरी पार्ट को हम बोलते हैं v। तो आपको पता चल गया कि u और v क्या है। अब हम अपना एनालिटिक हमको दिखाना है तो हम अपनी वही पुरानी चीज़ करेंगे कि पहले मैं निकालूंगा डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये है अपना u और ये है अपना v। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस पूरे u को हम विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जब पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x वाले टर्म को छोड़ के, मतलब कि जो x का फंक्शन है उसे छोड़ के जो y का फंक्शन है उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो e की पावर x, अब cos y कांस्टेंट है तो आगे ऐसे हम छोड़ देंगे। अब e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x, बस हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे डी यू अपॉन डी वाई। अब y मानेंगे तो y वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो x का रहेगा फंक्शन उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो e की पावर x कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा और cos y का हो जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस में यहाँ लिख दिया हूँ, ये हो गया साइन। इसी तरह हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। तो अपना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है v, जो है e की पावर x साइन वाई। अब e की पावर x साइन वाई में अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर जो x वाला टर्म है इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन वाई को हम मान लेंगे कांस्टेंट। तो साइन वाई हम अपना ऐसे आगे लिख देंगे और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। उसी तरह डेल v बाई डेल y क्या होगा, तो हम अब e की पावर x को कांस्टेंट मानेंगे, इसको आगे लिख देंगे और साइन y का हम लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos y। अब हम देख रहे हैं कि जो अपना CR इक्वेशन है, CR इक्वेशन होता है डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई एंड डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई। तो क्या ये अपना CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर करेगा तो हम बोल देंगे कि हाँ CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और एक इस ओपन सेट में ए एनालिटिक है। तो हम देखते हैं, तो अपना जो डी यू बाई डी एक्स है ये बराबर है
इसके, मतलब डी वी बाई डी वाई के। अच्छा, ये तो फुलफिल हो गया अपना कंडीशन। अब मैं देखता हूँ डी वी बाई डी एक्स से अपना साइन वाई इंटू ई की पावर एक्स क्या बराबर है माइनस डेल यू बाई डेल वाई के। तो हाँ, ये बराबर है, यानी अपना ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये एनालिटिक प्रूव हो गया। यहाँ हम लिख देंगे फंक्शन इज एनालिटिक। अब एनालिटिक तो हम प्रूव कर लिए हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड, डी यू बाई डी एक्स चूँकि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई एंड डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई, इसलिए फंक्शन इज एनालिटिक। अब इस फंक्शन का जो अपने पास है ई की पावर एक्स कॉस वाई, यहाँ से हम यही चीज़ यहाँ पे मतलब लिख ले रहे हैं, प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करते समय हम क्या करते हैं, इसके रियल पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इसके इमेजिनरी पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बस इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई हो जाएगा प्लस आई। अब इसको जब करेंगे तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ई की पावर एक्स साइन वाई, बस इसका आ जाएगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डैश जेड या एफ ऑफ जेड का मतलब एफ डैश जेड आ जाएगा। तो ये अपना हो गया आंसर। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि प्रूव दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो कुछ नहीं, बस हम तुरंत इसे भी कर ले रहे हैं। अभी ये दिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब इसमें हम साइन ए प्लस बी का अगर फार्मूला लगाते हैं तो जाएगा साइन ए, इसे एच से मल्टीप्लाई भी सीधे कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एच एक्स प्लस एच आई वाई। तो एच एक्स आपका बन जाएगा ए और एच आई वाई आपका बन जाएगा बी। तो यहाँ से जब आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा साइन एच एक्स प्लस नहीं इंटू होता है यहाँ पे साइन एच एक्स इंटू कॉस आई एच वाई या एच आई वाई प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच आई वाई। अब साइन एच एक्स इंटू कॉस एच आई वाई को आप क्या लिख सकते हो, मैं पीछे फॉर्मूला बताया हूँ कि कॉस एच आई वाई को आप लिख सकते हैं कॉस वाई। तो इसको जैसे पीछे आप फार्मूले में क्या देखे हैं कॉस एच आई एक्स वहाँ लिखा था और सीधे हो गया था कॉस एक्स, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे कॉस वाई प्लस कॉस एच एक्स साइन एच आई वाई को आप लिख सकते हैं आई साइन, फार्मूला है पीछे लिखा हुआ साइन वाई। तो आप थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करिए, मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा आपको, मैं जिस पीपीटी पे लिख रहा हूँ। प्लस आई आगे जा जाएगा साइन वाई कॉस एच एक्स। अब ये तो अपना हो गया फंक्शन सॉल्व करने के बाद। और अपना फंक्शन कुछ तो ऐसे है, ये है अपना फंक्शन। अब हमें इसे बताना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ आई है तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये अपना हो गया वी, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वी और ये है अपना यू रियल पार्ट। अब हम फिर वही करेंगे काम कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, देखेंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सी आर इक्वेशन क्या है अपना, ये आप याद रखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो इस पूरे यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉस वाई अपना एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एच एक्स का होगा
मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। बस ये हो गया। अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। अब साइन एच एक्स अपना हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम उसे लिख देंगे सीधे साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई को हम लिख देंगे माइनस साइन वाई। इसका जो कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन वाई। इसी तरह हम निकालेंगे डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स, इसमें आपका जो कॉस एच एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन वाई कांस्टेंट, तो डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स का। जो कॉस एच एक्स को देखिए, एक चीज़ और है कि आप कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स, लेकिन जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स को तो सिर्फ आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक, माइनस आपका नहीं आएगा। तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू साइन वाई एज इट इज कांस्टेंट इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह हम डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें अब हम वाई वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल और कॉस हाइपरबोलिक एक्स को एट इट लिख देंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक इंटू साइन वाई को क्या लिखेंगे कॉस वाई। अब मैं देखूँ कि जो मेरा सी आर इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या है अपना कॉस वाई इंटू कॉस एच एक्स, वो बराबर है डेल वी बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वी बाई डेल वाई के। एक जो कॉस वाई है इंटू कॉस एच एक्स है, ये बराबर है डेल वी अपन डेल वी बाई डेल वाई के। और उसी तरह डेल यू बाई डेल वाई बराबर है आपके डेल वी बाई डेल एक्स। इसका जो माइनस है, अभी माइनस यहाँ आगे आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ है साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी अपना ये बराबर हो गया डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई के। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, तो इसलिए फंक्शन इज एनालिटिक इन ओपन सेट। बस अब क्या बोला कि इसका आप डेरिवेटिव भी निकालिए। तो मैं इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को इसका जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसी को मैं वहाँ पे अगले वाले पेज पे लिख लेता हूँ। एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे पेज डालना भूल गया हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फार्मूले की जगह इरेज करके मैं यहीं क्वेश्चन को हल किए देता हूँ। ये क्या है, अब सीधे आप देखिए ना, तो जो ये आपका u वाला फॉर्म है, ये क्या है, ये आपका u है, ये क्या है अपना v है। तो हम जब क्या निकालते हैं, हम जब एफ डैश जेड निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं u को प्लस डी ऑफ डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप हम v को भी पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हम वहाँ निकालेंगे तो इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई कांस्टेंट, क्योंकि y है इसमें, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पे आई साइन वाई को एटिटीज लिख के कॉस हाइपरबोलिक एक्स को लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स। बस ये हो गया आपका एफ डैश जेड। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि आपको दिखाना है कि अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फंक्शन तो एनालिटिक है, आप वैल्यू निकालिए इसमें से p की। तो कुछ नहीं करना कि आपको पता है, आप लिखेंगे कि व्हेन, एक सेकेंड, आप लिखेंगे व्हेन फंक्शन इज एनालिटिक देन इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन है क्या आपका, तो है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल माइनस डेल यू बाई डेल वाई।
तो बस आप इस एफ जेड को विथ रिस्पेक्ट टू मतलब एफ जेड का आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, तो आई वाला टर्म आपका ये क्या हो जाएगा, ए वी हो जाएगा, ये आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो बस आप कर लीजिए, यहाँ से ये चारों निकालिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हाफ ऐसे हो जाएगा। और लॉग एक्स का, जब हमारे पास लॉग एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इस तरह जब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें चैन वाला हम प्रोसेस करेंगे, चैन डिफरेंशिएशन वाला 1/x स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का तो होगा नहीं क्योंकि वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्रिटेंड होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं, तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह डेल यू बाई डेल वाई करेंगे हम, तो सेम कुछ, बस यहाँ x वाले को हम 0 कर देंगे यहाँ पे करते समय, और y तो हम मैं सीधे इसके लिख देता हूँ, आपको आ ही रहा होगा ये सब, तो बहुत छोटी चीज़ें, इंटू 2y, ये इक्वल्स टू हो जाएगा y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब हम यहाँ से निकालेंगे डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स इसमें जाएंगे तो बस tan इनवर्स px/y है, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे tan इनवर्स px/y है, तो बस इसमें भी चैन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस px का होल स्क्वायर/y स्क्वायर इंटू, अब px/y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो p तो कांस्टेंट है बाहर, और चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y भी कांस्टेंट, ये भी बाहर, और x का सिर्फ 1 हो जाएगा, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस px का होल स्क्वायर इंटू y से y कैंसिल हो जाएगा, p/y स्क्वायर प्लस px का होल स्क्वायर। मैं देख लेता हूँ पेज है कि नहीं, पेज तो नहीं अपने पास, तो हमें यही छोटा, इसको थोड़ा सा एक से मैं देखूँगा छोटा हो पाता है क्या। एक सेकेंड, देखिए मैं इसको छोटा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब अपना आधा काम और हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो अपना डेल v बाई डेल एक्स निकल गया, अब हम निकलेंगे डेल v/डेल y, ये क्या हो जाएगा, अब इसी tan इनवर्स वाले फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x वाली चीज़ें x कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 प्लस px का होल स्क्वायर/y स्क्वायर इंटू, अब इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो py है इंटू एक्स है, तो px तो कांस्टेंट हो जाएगा, x भी कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट, x इसलिए कांस्टेंट क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये px आगे हो जाएगा। अब 1/y का क्या हो जाएगा, y ऊपर जाएगा, मैं आपको 1/y का यहाँ करके दिखाता हूँ, 1/y का जो d/dy होगा वह अब क्या होगा d/dy y की पावर -1, ये -1 आगे जाएगा, y की पावर -1 फिर -1, तो ये जगह -y की पावर -2, यानी मैं सीधे लिख सकता हूँ -1/y स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह -1/y स्क्वायर, बस। अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस px का स्क्वायर इंटू px, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y स्क्वायर इंटू 1/y स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, px/y स्क्वायर प्लस px का स्क्वायर आगे माइनस। अब देखिए, अब हम देखें, अब देखिए चूँकि कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपना जो फंक्शन वो एनालिटिक है, तो ये बराबर इसके होगा, तो मैं वही बराबर कर दे रहा हूँ जो अपने पास रिजल्ट है अपना। तो ये डेल v बाई डेल एक्स कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह बराबर है किसके, डेल v बाई डेल वाई के, डेल v बाई डेल वाई कितना है -px का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। यहाँ से अब देखिए अगर आप कंपेयर करिए तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ इसका p स्क्वायर भी है, और यहाँ y स्क्वायर है। तो आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या 1 है ना, अगर मैं सीधे लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ -p=1, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इस जगह से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ कि p² = 1।
तो माइनस पी इज इक्वल टू 1 या पी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। उसी तरह आप एक बार और कंपेयर कर लीजिए। आप यहाँ डेल वी बाई डेल वाई क्या है आपका, वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपन डेल वाई इतना है, और डेल वी बाई डेल एक्स कितना है, ये है अपना पी अपान वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कंपेयर करिए, यहाँ से आप कंपेयर जब करेंगे, एक सेकेंड, सॉरी हमें गलत कर दिए हैं, एक मिनट। अपने पास है डेल वी बाई डेल एक्स पी अपान वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ से y जब हम कैंसिल करें हैं तो वहाँ पे y भी आएगा, तो पी वाई अपान पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी। अभी क्या होता है यहाँ देखिए, तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू है माइनस डेल यू बाई डेल वाई के, तो पी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर जो कि वैल्यू है डेल वी बाई डेल एक्स का, ये बराबर हो जाएगा डेल वी अपान डेल वाई की जो कि वैल्यू है वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा पी इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको p यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो यस का एक ऑप्शन यहाँ से निकालेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास बस आपकी ये दो चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब क्या, पी इक्वल टू प्लस -1, और यहाँ से भी पी स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी पी इक्वल टू प्लस -1। तो बस यहाँ से आपकी p की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक -1 एक 1, तो ये रहेगा आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, आगे वाले में हम मतलब एक कोशिश करेंगे कि 2-3 छोटे वीडियो में पूरा चैप्टर ही हम ख़त्म कर दें। तो आपको इतना समझ में आया होगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ताकि आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करें तो आप वो क्वेश्चन को भी कर पाएँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।